नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं थी, मगर मैंने वायदा किया था किसी से कि इंटरिम अवार्ड एंड इट्स रेमेडीज़ के ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा। तो आज मैं उसी के लिए प्रयास कर रहा हूं। इंटरिम अवार्ड आम तौर पर 2 सेक्शंस के अंतर्गत आ सकता है, या तो सेक्शन 9 में या फिर सेक्शन 17 में। सेक्शन 9 में एप्लीकेशन लगती है जिला जज के सामने, यानी जो भी सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है या तो वहाँ, या फिर जहाँ के लिए भी बैंक ने डिसाइड किया, अगर एज पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उसके पास ये पावर है, तो जिला जज के सामने सेक्शन 9 में एप्लीकेशन लगाकर कोई इंटरिम रिलीफ मांगा जा सकता है, जिसमें कि आमतौर पर या तो लियान की कोशिश की जाती है, यानी आपकी सैलरी जिस बैंक अकाउंट में आ रही हो उसी को अटैच करके और उसका सारा पैसा जो है बैंक को दिला दिया जाए, या तो इस प्रकार का, या फिर आपकी कोई गाड़ी है तो उसको सीज करने के लिए रिसीवर अपॉइंट करने का, या वो भी नहीं है तो आपके घर में जो भी फर्नीचर मौजूद है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चाहे घर के वैसे फर्नीचर हैं, चाहे आपके किचन के सामान हैं, सब कुछ वो नीलाम करने का आदेश पारित करवाने की कोशिश की जाती है। अगर मान लीजिए सेक्शन 9 में नहीं किया तो आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, जो कि आम तौर पर कोशिश बैंक की या एनबीएफसी की यही रहती है कि आर्बिट्रेटर को नियुक्त करके और तुरंत सेक्शन 17 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगा के और एक्स पार्टी आपकी पीठ पीछे जल्दी से एक इंटरिम अवार्ड या इंटरिम ऑर्डर जो है वो पास करवा लिया जाए। उसमें भी मांग वही सब होती है जो सेक्शन 9 के लिए मैंने आपको बताई। अब इस इंटरिम ऑर्डर की 3 स्टेजेस हो सकती हैं और उसी के मुताबिक इसका रिलीफ बनेगा, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। पहली जो स्टेज है वो ये होगी कि ओनली एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द बैंक बट नो ऑर्डर पास्ड। केवल एप्लीकेशन मूव की है बैंक ने आर्बिट्रेटर के सामने अंडर सेक्शन 17, जिसमें ये सारा रिलीफ मांगा है कि भाई अगर ये रिलीफ नहीं मिला तो ग्राहक से पैसा वसूल कर पाना मुश्किल हो जाएगा और वो अपना सब कुछ बेचकर भाग जाएगा, या गाड़ी को बेच देगा, या उसको खुर्द बुर्द कर देगा, जो भी वो अपनी ग्राउंड्स बनाते वो बनाकर सेक्शन 17 के तहत आमतौर पर और एक्सेप्शनल केसेस में अंडर सेक्शन 9 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये एप्लीकेशन लगाई है। सॉरी, बट एप्लीकेशन लगाई है, अभी उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। अगर इस स्टेज पर मान लीजिए आपको मालूम हो गया कि आपके खिलाफ किसी आर्बिट्रेटर की नियुक्ति हुई है और केवल नियुक्ति हुई है, अभी कोई आगे की कार्यवाही आर्बिट्रेटर के द्वारा नहीं की गई है और आपको इसकी जानकारी हो गई, तो जैसे ही जानकारी हो सबसे पहले आप ध्यान रखें, आर्बिट्रेशन में सबसे पहले अपनी ग्राउंड्स को मजबूत करना होता है, क्योंकि ये पूरा कानून बैंक्स के पक्ष में है। इसलिए सबसे पहले अपने ग्राउंड्स को मजबूत करें, और वो मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको एक काउंटर नोटिस उनको भेजना होता है, और उस काउंटर नोटिस के माध्यम से आपको कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने होते हैं जिनका आपको उपलब्ध ना करवाया जाना इटसेल्फ आपके पक्ष में इन्फ्लुएंस ड्रॉ करवाता हो। तो इस प्रकार की चीज़ें उसमें डालकर आपको सबसे पहले काउंटर नोटिस भेजना है, और काउंटर नोटिस भेजने के तुरंत बाद, यानी तुरंत का मतलब ये नहीं नेक्स्ट आवर भेज दें, नो, तुरंत बाद का मतलब कि सामने वाले को थोड़ा सा समय दें जिसमें कि वो चाहे तो आपको रिस्पॉन्ड कर सके, यानी से आफ्टर 3 डेज आपको ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं। ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो ही अपने आप में इलीगल है या इर्रेगुलर है, तो ऐसी अवस्था में उसके द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश भी या तो इर्रेगुलर होगा या इलीगल होगा, और उस अवस्था में बाद में आप उस आदेश को यानी इंटरिम अवार्ड या इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज कर पाएंगे और सक्सेसफुली कर पाएंगे और उसके ऑपरेशन को स्टे करवा पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज हो गई काउंटर नोटिस
देन ऑब्जेक्शंस, और ऑब्जेक्शंस के तुरंत बाद 3-4 दिन का आपको समय आसानी से उसमें मिल जाएगा। उसके तुरंत बाद इनका हवाला देते हुए आपको उस जगह की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां से ये आर्बिट्रेटर द्वारा पास किया गया, यानी सीट ऑफ आर्बिट्रेशन जहां पर है, वहीं उसी जिले में वहां के सेशन कोर्ट में आपको इसको चैलेंज कर देना है और इसके ऑपरेशन को स्टे करवाना है। ये तो हो गई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज जो हो सकती है वो है कि ऑर्डर हैज बीन पास्ड, कि ये सेक्शन 17 के अंतर्गत जो अप्लाई किया गया, जो एप्लीकेशन लगाई बैंक ने, उस पर आर्बिट्रेटर ने अंडर सेक्शन 17 ऑर्डर पास कर दिया आपके खिलाफ, बट उसके बाद कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई। यानी ना तो कोई रिसीवर के माध्यम से आपकी गाड़ी को डिटेन किया गया या आपकी प्रॉपर्टी को कुड़क किया गया, और ना ही इसकी एग्जीक्यूशन के लिए एज सच कहीं अप्लाई किया गया। यानी एग्जीक्यूशन ड्यू है, केवल ऑर्डर पास हुआ है और आपको मालूम हो गया। तो जैसे ही आपको मालूम हुआ उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अब एक ऑर्डर है जो कि सबसिस्ट करता है, और इस ऑर्डर को एज सच आप आर्बिट्रेटर के समक्ष चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दैट विल अमाउंट टू रिव्यू द ऑर्डर, और पावर ऑफ रिव्यू आर्बिट्रेटर के पास नहीं है। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि रिव्यू की पावर नहीं है, इसलिए आप उन्हीं के पास इसी को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। बट जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं, काउंटर नोटिस, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, खासकर तब जबकि वो यूनिलेटरल हो, तो ये दोनों स्टेज तुरंत पूरी करके, यानी सिर्फ 3 दिन का गैप दिया और ये दोनों काम पूरे किए। ये करने के बाद आपको सीधे सीधे अंडर सेक्शन 34, ध्यान रहे 2 प्रकार की पावर्स हैं, एक अंडर सेक्शन 34, दूसरी अंडर सेक्शन 37, दोनों उपलब्ध है। यानी अंडर सेक्शन 37 यू मे गो फॉर अपील ऑल्सो, अपील भी आप फाइल कर सकते हैं, बट अपील फाइल होगी हायर लेवल ऑफ जुडिकेचर में। हायर लेवल क्या है? क्योंकि आर्बिट्रेटर को जो पावर्स दी गई हैं वो वहाँ की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है उसके इक्विवेलेंट दी गई है। इसलिए इस ऑर्डर के खिलाफ अपील में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 37। परंतु आपके पास दूसरा उपचार है, दूसरा उपचार है अंडर सेक्शन 34, और अंडर सेक्शन 34 इसके खिलाफ अपील में जाने की बजाय आप एज सच इस ऑर्डर को ही चैलेंज कर सकते हैं। इसको सेट असाइड करने के लिए, इसको खारिज करवाने की दरखास्त लगा सकते हैं। और खारिज किन ग्राउंड्स पे होता है वो मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख लीजिएगा। वो सारी ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल है। उन ग्राउंड्स के आधार पर, खासकर वो ग्राउंड्स जो आपने क्रिएट की हैं, जो आपने काउंटर नोटिस दिया, जो आपने पहले ऑब्जेक्शंस फाइल किए, उनके आधार पर जो ग्राउंड्स आपकी बनी, उन ग्राउंड्स को बेस बनाकर आपको एप्लीकेशन टू सेट असाइड द इंटरिम ऑर्डर और इंटरिम अवार्ड आपको अप्लाई करना चाहिए, जो कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आपको अप्लाई करना होगा, डीजे के। अब सिर्फ ये एप्लीकेशन टू सेट असाइड लगा देना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी इस बारे में भी कि उसके ऑपरेशन को स्टे किया जाए। अगर ऑपरेशन स्टे नहीं करवाया और उसकी सुनवाई में, जो एप्लीकेशन आपने लगाई सेट असाइड करने के लिए, उसकी सुनवाई में लंबा समय लग गया और स्टे ऑर्डर कोई है नहीं, तो बैंक को पता लगेगा और बैंक जो है तुरंत कार्रवाई करके आपकी गाड़ी को जब्त करेगा। जो सामान वगैरह जिसके लिए भी लियन के लिए उसने अप्लाई किए वो सारे काम करेगा। तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर स्टे साथ में जरूर मूव करनी है, ये आप ध्यान रखें। तीसरी जो स्टेज बनती है वो बनती है कि एग्जीक्यूशन हैज बीन, मतलब अवार्ड, इंटरिम ऑर्डर पास हो गया। इंटरिम ऑर्डर पास होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी बैंक या एनबीएफसी ने प्रयास शुरू कर दिया। यानी स्टेज जो है दैट इज ऑफ एग्जीक्यूशन, और आपको एक शो कॉज नोटिस जारी हो गया कि आप हमें बताएं
कि क्यों आपकी प्रॉपर्टी को फला प्रॉपर्टी को क्यों ना अटैच करके कुड़क करके उनको नीलाम कर दिया जाए, शो कॉज नोटिस। अब स्टेज पर यदि चीज़ें पहुंच गई हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एक तरफ तो आपको काउंटर नोटिस इशू करवाना है और दूसरी तरफ आपको प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, ध्यान रहे, एक तो ऑब्जेक्शंस एज सच कंप्लीट ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो आपका स्टैंड होता है, जो आपका डिफेंस होता है, वो अभी नहीं डालने हैं। अभी आपको सिर्फ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस डालने हैं और प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में आपको बेसिकली केवल इतनी बात मेंशन करनी है कि क्यों ये इंटरिम ऑर्डर पर कोई भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए आपको ग्राउंड्स चाहिएंगे और वो ग्राउंड्स आपको फिर वहीं से मिलेंगे, काउंटर नोटिस कपल्ड विद ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट। तो ये दो चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इस स्टेज पर है तो फिर केवल डीजे के यहाँ जाने से आपका काम नहीं चलने वाला, ये ध्यान रहे, क्योंकि डीजे की कोर्ट बेसिकली इक्विवेलेंट हो गई उसके जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है। तो ऐसी अवस्था में फिर आपको हायर अथॉरिटी यानी अंडर सेक्शन 37 आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और वहां अपील फाइल करते हुए उसके साथ साथ लोअर कोर्ट यानी आर्बिट्रेटर के ऑर्डर को आपको स्टे करवाना पड़ेगा, चाहे आर्बिट्रेटर का ऑर्डर हो चाहे अंडर सेक्शन 9 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या सेशन कोर्ट का ऑर्डर हो, उसको आपको तुरंत उसके ऑपरेशन को स्टे करवाना पड़ेगा, जो कि हाई कोर्ट कर सकती है इस स्टेज में। जबकि एग्जीक्यूशन के लेवल पर पहुंच गए सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे पाएगी। तो इस प्रकार से करके आप इस समस्या को मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करने में जहां कहीं भी आपको किसी भी प्रकार से मेरी मदद की आवश्यकता हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेरा मोबाइल नंबर इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा कार्ड मैंने डिस्प्ले कार्ड लगाया है जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। बट हमेशा ध्यान रखें, कॉल करने की कोशिश ना करें। वॉइस कॉल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैं एक साथ बहुत से नीडी पर्सन्स को फ्री गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं, जो कि मैं व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से करता हूं और बीच में कॉल आ जाने से उसमें अवरोध पड़ता है। और ताकि इस प्रकार का प्रयास कोई ना करे इसलिए मैंने उसके लिए एक छोटा सा शुल्क रख दिया। अगर कोई ज़्यादा ही इस चीज़ की आवश्यकता महसूस करे कि मुझे बात करनी ही है तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा शुल्क रख दिया है ताकि केवल नीडी पर्सन्स ही बात करें, अदरवाइज आमतौर पर कोई वॉइस कॉल का प्रयास ना करें। मुझे अपना नाम और किस जगह के आप रहने वाले हैं, कहाँ का मैटर है, ये दो चीज़ें आपको लिखकर सबसे पहले व्हाट्सएप पोस्ट डालनी है। उसके बाद आपके नोटिस वगैरह जो भी हैं वो शेयर कीजिए, जो समस्या है वो शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी उचित रास्ता हो वो मैं आपको बता सकूं। ड्राफ्टिंग सर्विसेज भी मेरे यहाँ से उपलब्ध हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा काउंसल, ऐसा एडवोकेट आपको ना मिले जो कि इस फील्ड का एक्सपीरियंसड हो और आपको ठीक प्रकार से सर्विसेज उपलब्ध ना करवा पाए, तो ऐसी अवस्था में आप मेरी ड्राफ्टिंग सर्विसेज की जो टीम है उसका भी लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने यहाँ से ड्राफ्ट तैयार करके आपको ईमेल करूँगा, आप उसका प्रिंट आउट लेकर उस पर साइन करके और उसको आगे RPAD यानी रजिस्टर्ड पोस्ट अगेन विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू AD ये लगाकर आप उसको आगे भेजेंगे और बाकी इंस्ट्रक्शंस मैं ईमेल में लिख दिया करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट, कोशिश कीजिए कि आप किसी प्रकार से ठगे ना जाएं। आजकल बैंक की तरफ से बहुत ज़्यादा इस प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं जिसको मैं किसी भी तरीके से जायज़ नहीं कह सकता, जिसको कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जो कि भले ही कुछ टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ के कारण, कुछ कानून में खामियां होने की वजह से जिसका लाभ उठाते हुए बैंक्स भले ही उसका दुरुपयोग कर रहे हों, परंतु वो जायज़ बिल्कुल नहीं है। उन नाजायज़ हरकतों से बैंक की अपने आप को बचाइए, अपने आप को सेव कीजिए, मगर घबराइए बिल्कुल मत। हर चीज़ का समाधान होता है और वो समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।